खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश हैं आज की हेडलाइंस। हमले में युवक की मौत के विरोध में दिया धरना और हुआ हंगामा। सिर तन से जुदा के नारे लगाकर बक्तल की चौकी क्षेत्र में मर्डर के हैं आरोप। वहीं अस्पताल पहुंचे हिंदुवादी नेता एवं IG ने भी लिया जायजा। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक की ली जान। चौपान की थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। नाले में कन्या भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। DNA सैंपल लेने के साथ ही गोला का बास पुलिस ने शुरू की जांच। और सरिस्का का नाम भ्रतरी अभ्यारण्य रखने की मांग पर किया पैदल कूच। वहीं खुशालगढ़ में हुई सभा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में युवक पर लाठी डंडे और साइकिल के रिम से हमला कर हत्या के मामले में आक्रोश सामने आया है। इसे लेकर धरना भी दिया गया। इस हमले में युवक के भाई का भी हाथ टूट गया था। आरोप है कि हमलावरों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे। दोनों भाइयों पर 9 अक्टूबर की रात 10 बजे हमला हुआ। 10 अक्टूबर की शाम एक भाई की मौत हो गई थी। हत्या के बाद शनिवार सुबह माहौल तनावपूर्ण बना रहा। उधर अस्पताल में इकट्ठा हुए हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा कर दिया। वहीं MIA थाना अधिकारी मोहन कुमार ने बताया कि हमले में देसुला निवासी 24 वर्षीय करण मल्होत्रा की मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई चिंटू मल्होत्रा का बायां हाथ टूट गया। चिंटू ने 13 लोगों के खिलाफ FIR दी है। थाना अधिकारी ने बताया कि चिंटू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्कॉर्पियो से घर लौट रहा था। बैंक के पास ढाबा चलाने वाला कमला कॉलोनी निवासी मुनफेद खान अपने साथी दीनू, साहिल सांडा, अगरू, इरफान, आशु, यूसुफ, साहिल और हाकम सहित करीब 10 लोगों के साथ घात लगाए बैठा था। आरोपियों ने लाठी डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ की और हमला कर दिया। इस दौरान चिंटू ने चचेरे भाई करण को कॉल किया। कुछ देर बाद करण एवं उसके साथी अमित और अंगद मौके पर पहुंचे। इसी दौरान अली और मुनफैद ने साइकिल के रिम से करण के सिर पर वार किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। वहीं चिंटू पर लोहे की रोड से हमला किया, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। आरोप है कि आरोपी पाले खान ने देशी कट्टे से फायर करने की भी कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। करण और चिंटू को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां 10 अक्टूबर की शाम करण की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल पहुंचे ASP कामले ने कहा कि सभी आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। उधर ADM बीना माहौर ने बताया कि आरोपियों का सरकारी जमीन पर यदि कब्जा है तो इसे हटाया जाएगा। पीड़ित परिवार की मांगे सरकार को भेजी जाएंगी। वहीं स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर तैयब खान ने बताया कि करण को रात करीब 11:30 बजे गंभीर हालत में लाया गया था। उसके सिर में चोट थी और 10 अक्टूबर की शाम उसकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी है वो अभी एडिशनल SP साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया। पुलिस की तरफ से अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभी आज जो डेलीगेशन के साथ में बात हुई है उसमें कुछ अतिक्रमण का इशू उन्होंने बताया है कि वो जो अपराधी हैं उनकी सवायचक जमीनों पर कुछ एनक्रोचमेंट है। तो उस एनक्रोचमेंट के संबंध में जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल हमारी तहसीलदार अलवर, रामगढ़ और चूंकि वो एरिया नेशनल हाईवे का पड़ता है, उस नेशनल हाईवे की टीम को वहाँ मौके पे भिजवा दिया गया है। ऐसे ही प्रकार का जो अतिक्रमण है उसको तो हम तत्काल हटवा देंगे। कार्रवाई जारी है। हाँ बिल्कुल, भेज दिया, टीम भेज दिया है। सिवायचक में है या गोचर में है तो सिवायचक घर, जहाँ तक घर और उनकी और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका गोचर और सिवायचक में होने का प्रश्न है, उसके संबंध में मौके पर हमने रेवेन्यू टीम को भेज दिया है। वो देख रहे हैं किस नंबर में पड़ता है, उसमें 91 दर्ज करके और नियमानुसार आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक इनका अभी चिन्हित नहीं हुआ, क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने अभी डेलीगेशन में ये बात आई थी कि ये सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं, तो अभी मौके पे तहसीलदार को भिजवाया है। वो अभी आ जाएगी उनकी रिपोर्ट। फिलहाल जो इनकी तात्कालिक मांग ये है कि ऐसा ही प्रकार से जो उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए हमने टीम भेज दिया है, उसमें पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते। देखिए, इसमें जो है पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो मैं बताता हूँ कि जो FIR है वो कल ही जैसे ही परिवादी ने FIR दी वो FIR दर्ज हो गई। उसके बाद जो 302 है धारा वो भी चढ़ गई
उसके बाद इसमें पुलिस के बिहाफ ऑफ पे ये क्लैरिफिकेशन है कि जो मेडिकल होगा वो मेडिकल बोर्ड से होगा, ताकि बहुत विस्तृत से और सटीक से वो रिपोर्ट बनाई जाए। और दूसरा ये है कि इसमें जितने भी आरोपी है उनको सबको इसमें अरेस्ट किया जाएगा, और जैसे ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है पोस्टमार्टम की और बॉडी सुपुर्दगी की, उसके बाद आज ही आपको कुछ अरेस्ट दिख जाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं 112 मौके पर भी पूरा झगड़ा हुआ, उस पुलिस जो है पुलिसकर्मी नहीं, देखिए एक्चुअली वहाँ जो भी जिन्होंने भी विटनेस किया है उन सबको गवाह एज ले लेंगे। साथ ही जो पीड़ित थे उनके बिहाफ ऑफ जो भी लोग मौजूद थे घटना के बाद उन्होंने अस्पताल ले गया था। चौकी पे 2 लोग थे, बाद में जो डीओ है उनको बताया गया और डीओ ने तुरंत जाके अस्पताल में वहाँ रिपोर्ट करा, और उसके बाद पुलिस ने हेल्प नहीं की। नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। सामने आए जहाँ पुलिस की गाड़ी मौजूद है और लाठी भटक नहीं, पुलिस का वो चौकी का वीडियो है जहाँ 2 पुलिस वाले खड़े हैं और 2 पुलिस वालों ने फिर कम्युनिकेशन करके डीओ, और उसके बाद जो है वो अस्पताल ले जाना, और वहाँ फिर डीओ ने जाकर 2 दिन से रात दिन जो है पुलिस इसमें लगी हुई है, और जो भी आरोपी है उनके पीछे भी लगे हुए हैं। लगभग आपको दिख ही जाएगा कि आज जैसे ही पोस्टमार्टम होता है तो आपको कुछ आरोप दिख ही जाएंगे। डिमांड आई है मोबिलिटी की धाराओं को लेकर के, क्या इसमें कुछ बनता है प्रोसेस? नहीं, अभी तो देखिए प्राइमा फेसी जो है उसमें तो नहीं बनता है, बट जो इन्वेस्टिगेशन होगा अगर लग रहा है जो भी होगा सही किया जाएगा। देखो, रात को हमारे डीओ साहब को सूचना मिली थी करीब 10 बजे के करीब कि बख्तल में झगड़ा हो रहा है। तो खेमचंद डीओ साहब पहुँचे थे, और वो पहुँचने के बाद उससे पहले इनमें आपस में दोनों साइड से आपस में झगड़ा हो गया था, काफ़ी दोनों साइड से घायल हो गए जी। और ये जो मृतक है, जो इसको पहले यहाँ सानिया हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट हो गया था। हम यहाँ भी आए थे जब सीरियस है, और बयान देने योग्य नहीं था, पर हम यहाँ से वापस चले गए थे। बाकी वो दूसरे पक्ष जो मुलजिमों की तलाश की गई थी, और इनका कोई आपस में कोई लेन देन का आपस में कोई बता रहे थे लेन देन, ये जा रहे रास्ते में, ये तो कह रहे थे कि रास्ते में जा रहे घेर लिया। किन के बीच में लेन देन था? हाँ, नहीं, ये तो अब जो रिपोर्ट दर्ज कराई है जो पिंटू जी ने, ये तो ये कहा कि मैं रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में घेर लिया, हमारे से मारपीट करी। और जो जांच में जो इधर दाएं बाएं हमने पूछा तो ये बता रहे कि आपस में कोई पैसे खाने के ऊपर, पैसे के ऊपर कोई बात थी, इस बात के ऊपर झगड़ा गया। और जो अनुसंधान में आएगा वो आएगा, जो अनुसंधान अब चालू है उससे पता पड़ेगा किस बात में। तो ये होटल कौन की थी? ये मुनफैद की होटल थी, अपने बख्तल पे जो MI की तरफ मुड़ते उससे आगे मुनफैद नाम की होटल है, ढाबा है। अच्छा, उस पर ये झगड़ा रात में 11:30 बजे आया, सीरियस अवस्था में लेकर आए थे। अच्छा, तो उसमें फिर बता दिया गया, सारा रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अच्छा, रेफर कर दो आपने, रेफर ना ऐसे में रिकॉर्डिंग हम ऐसे नहीं बोलेंगे, रिकॉर्डिंग में सब है। अच्छा, आपने उनका आरोप है, उनका आरोप से क्या है, रिकॉर्डिंग है सारी। अच्छा, रिकॉर्डिंग है सारी। कहाँ लगी हुई थी इसके? सर में चोट थी इसको। अच्छा, सर में लापरवाही का आरोप लगा रहे सर। हाँ, वो तो ठीक है जो लगाते हैं, बिल्कुल फेवर किया, और हमको मेरे पास सुनो कुछ बताया नहीं कुछ, और उसके बाद वजूद एकदम मर्द घोषित ये जी ले जाओ। हम सुबह से बोल रहे हैं हमको जयपुर ले जाने दो, सुबह से बोल रहे नहीं यहीं चल रहा ट्रीटमेंट। हमने बोला इसके वो CT स्कैन जो आपने ऑपरेशन किया पता लग जाए कम से कम। CT स्कैन कहाँ पे चोट लगी थी इनके? ये इसके सिर में ये लगी, वो पीछे से। और झगड़ा किस बात को लेकर है ये? कोई हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं जैसा बता रहे थे कि रात को ही आ रहे थे अपनी पत्नी के साथ, यहाँ जा रहे थे, इन्होंने एकदम हमारी गाड़ी पे अटैक किया बच्चे की पे। मृतक तो विवाहित है। हाँ, दूसरा लड़का जिसके साथ हुआ था। अच्छा, तो ये मेरे बात सुनो, उसने कहा भाई ऐसे ऐसे उसकी अब पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस कह रही है आपके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, आपने रिपोर्ट दे दी, अब क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? कार्रवाई तो अब मेरे पास कार्रवाई करने आ तो गई, अब देख रहे हो आप। पहले तो मेरे पास उसको उठा रहे हैं भाई, वो डॉक्टरों ने बुलाया और चले आए। बाबूजी ऐसे बोल रही है पुलिस, आपके बेटे ने कोई ढाबे वाबे का खाने का पैसा बकाया था मुनफेद की तरफ, ऐसा कुछ नहीं, ये क्या मसला है? कुछ नहीं, झूठ। पुलिस जो मर्जी, पुलिस ऐसी बोल रही है, हमारे सामने गवाह ना। कोई माइकल लाल कह दे हमने आज तक किसी के 2 पैसा नहीं खाया। अच्छा, हम खिलाते, मैंने तो लाखों रुपए दान करता हूँ, वैसे ही मैं गौशालों में इधर उधर। सरपंच साहब ये भी आरोप लगा रही है पुलिस, आपका बेटा हिस्ट्री शीटर है। आप फिर चेक करो रिकॉर्ड, कोई हिस्ट्री शीटर विस्टर कुछ भी नहीं है। वो भी अपराधी किस्म के बताए वो लोग भी। वो तो है मेरे पास, हमारा बच्चा कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है। दिखाओ ना रिकॉर्ड, तो दिखाओ भाई हिस्ट्री शीटर का।
उधर युवक की मौत की सूचना पर पुलिस ने करण के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। शनिवार सुबह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाकर हमला किया था। धरने पर बैठे लोगों ने युवक के आश्रित को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग उठाई। वहीं आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की गई। उधर जिला अस्पताल में चल रहा धरना बाद में समाप्त हो गया। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया। मांगे नहीं मानने पर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने एक मांग को पूरा करते हुए आरोपियों की दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। कई घंटे चली बातचीत के बाद प्रशासन और सर्व समाज के बीच 8 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी। एडीएम सिटी बीना महावर और एडिशनल एसपी शरण कामले गोपीनाथ ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और सभी मांगों पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। प्रशासन ने साथ ही मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जहां बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल में विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि यह मॉब लिंचिंग की घटना है, ऐसे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही आरोपियों ने सिवायचक जमीन पर घर और होटल बनाए हुए हैं। इन सभी इमारतों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उधर हिंदूवादी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि यूपी की तर्ज पर यहाँ भी बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब लंबे आंदोलन की रूपरेखा जल्द बनाई जाएगी। इस घटना के बाद जब पेरेंट्स वहाँ गए, परिवार वाले उनको लेके गए हॉस्पिटल में, और ये जो बच्चे के संग जो ट्रेजरी हुई है, ये घटना होने के बाद प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि रात को 9 बजे परिवार वालों को बताया कि साहब इस बच्चे की जो है मौत हो गई है, जबकि विषय था कि स्टाफ के द्वारा ये बताया गया कि दोपहर में ही बच्चा जो है ख़त्म हो गया है। तो हमारी मांग ये है परिवार के साथ कि भाई ये प्रशासन सरकार जो है इस अस्पताल पर भी एक बार जो है कार्रवाई करे और जांच करे कि वास्तव में दोषी कौन है। डॉक्टर भी जो है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, इनसे पूरा पैसा लिया गया। परसों जो घटना हुई वो क्या घटनाक्रम परिवार ने बताया, क्या पूरा घटनाक्रम रहा था? परिवार ने बताया कि भाई रात को जब बच्चा घर आ रहा था अपनी पत्नी के साथ, अचानक ये 10-12 लोग वहाँ मिले और इन लोगों ने जो है उसको रोक के उससे मारपीट की। परिवार वालों ने जब वहाँ सूचना दी, परिवार वालों को सूचना देने के बाद कुछ लोग उनके भी आए और उनमें आपस में हाथापाई भी हुई। उसके बाद वो लोग 50-40 के समूह में आए और उन्होंने धारदार हथियार से जो है माथे में उस करण नाम के बालक के जो है माथे में चोट दी और उसको वहीं जो है लहूलुहान कर दिया। रात को हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद संज्ञान पुलिस के द्वारा ये नहीं लिया गया कि कब उसके संग कितनी बड़ी गंभीर चोट हुई है, और हॉस्पिटल ने के डॉक्टरों ने इसको छुपाया। लगातार परिवार से पैसे ऐंठते रहे, दवाइयों के लिए पैसे लेते रहे, शाम तक पैसे लेते रहे। रात को 9 बजे परिवार के पास पहुँचते हैं और सरकार प्रशासन कहता है कि जो है इनकी डेथ हो गई है बालक की। हमारी मांग है पहले तो मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस उकसारी उनको उकसारी है कि खूब मर्डर करो। लड़का हिस्ट्री सीटर, क्या हिस्ट्री सीटर है, ऑन रिकॉर्ड मंगाओ कि भाई कहाँ हिस्ट्री सीटर है जो पुलिस आज अखबारों में दे रही है। हिस्ट्री सीटर का हमारे को रिकॉर्ड मंगा के दिखाएं। जो लोगों ने ये हमला किया था उन लोगों का क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड? उनका सबको शुरू से उनके बाप दादों का यही है। वो हिस्ट्री सेट और मेरे बदी स्त्री के कारनामे, चोरी डकैती सारे उनके पुलिस रिकॉर्ड में मंगाए। गिरफ्तार किए अभी तक इन्होंने वो 2 ही गिरफ्तार किए हैं। आपकी डिमांड क्या है? हमारी जो जितने लोग हैं वो, हाँ जी, तो उसमें मेरे पास इन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक कुछ किया, पर वो कल शाम को खुले घूम रहे हैं। ये जो योजना पूर्वक जो मौत हुई है, ये मॉब लिंचिंग की घटना है। जब रकबर अकबर प्रकरण हुआ, पहलू खान प्रकरण हुआ, पूरे देश में बवाल मचा। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं सारे नेता, चाहे पक्ष के और विपक्ष के, कल से लेकर आज तक इस घटना पर मौन है। क्यों सामने नहीं आ रहे? प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले और अलवर की धरती पर इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे, ऐसी उनको सजा मिले। योगी मॉडल पर जो राजस्थान सरकार अभी बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया है, अलवर में बुलडोजर चलने लगा, उस बुलडोजर का पहिया तेज होना चाहिए और उनके खिलाफ जो उन्होंने अवैध मकान बना रखे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए और सरकार को बीच में आकर के, क्योंकि ये हिंदू समाज है और इस सनातन समाज से ही वोट लेकर के ये सरकार सत्ता में आई है, तो आज सरकार का दायित्व बनता है, सरकार के नुमाइंदों का दायित्व बनता है कि सरकार समाज के बीच में आवे। यह हिंदू समाज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हिंदुओं के प्रतिनिधि, सनातन धर्म के प्रतिनिधि, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हमारे लोग यहाँ आ चुके हैं और हम लोग इस मामले को
जो जघन्य अपराध हुआ है उनमें जितने एफआईआर में लोग हैं, मेरी अभी मोहन सिंह एसएचओ से बात हुई, MIA सुबह SP साहब से 8 बजे बात हो गई, जिन्हें अपराधी हैं सब गिरफ्तार हों और उनके मकानों पे यूपी की स्टाइल पर, माननीय आदित्यनाथ योगी की स्टाइल पर बुलडोजर चले और जो डिमांड हमारे हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं, अभी मैं श्री PM सिंह जी राजावत को सुनना था कि सरकारी नौकरी और मुआवजा यहाँ प्रशासन आके घोषित करे, प्रशासन के अधिकारी यहाँ आवे, चाहे कलेक्टर SP आए या उनके प्रतिनिधि आए, यहाँ घोषित करे और जो रोष हिंदू समाज में है ये कम नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। क्या घटनाक्रम की मेवात में मैं संघर्ष करता रहा हूँ और आगे भी मेरी चाहे उम्र रहे आखिर तक भी मैं संघर्ष करता रहूँगा, यही आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इस मामले में पत्रकारों को, सभी बंधुओं को मेरी विशेष नमस्कार और आपका स्वागत कि आप इसको समाचार को आप ठीक ढंग से प्रस्तुत करें दें। अलवर में क्राइम बढ़ रहा है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ लीपापोती करने भेज देती है। मैं कह रहा हूँ अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ना कोई उसका धर्म होता है, अपराधी अपराधी होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में कोई भी अपराध करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो आदमी गिरफ्तार होना चाहिए और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा वो आदमी अपराध करने की जहमत नहीं उठाए। अब आपने मीटिंग करी है क्या? आज 24 आदमियों की कमेटियां बनी है। जो ये मर्डर हुआ है इसको लेकर 4-5 मांग रखी है, 8 मांग। उसमें सबसे पहली मांग है उस परिवार को सुरक्षा, दूसरी मांग है कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा, उसका बाप अकेला रहेगा, बुजुर्ग आदमी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये कहते हैं कि मुआवजा नहीं मिलता तो उदयपुर में अशोक गहलोत जी ने वो जो कन्हैया लाल सैन मरा था उसको 50 लाख मुआवजा दिया था, इसलिए 1 करोड़ रुपए कम से कम उस परिवार को मुआवजा दिया जाए। एक उस परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए सरकारी, मॉब लिंचिंग का केस इसमें दर्ज हो और जिन्होंने हत्या करी है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो और ऐसे लोग जो जिन्होंने अपराध करते हैं और अवैध कब्जे करते हैं वहाँ पर बुलडोजर चला के उनका अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाए प्रशासन से। ये सब मांगों को एक वो चिंटू है जो अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा था, पुलिस उसको हिस्ट्री सीटर बनाना चाहती है। 1-2 मुकदमे उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसके लग गए, वो हिस्ट्री सीटर थोड़ी है, लेकिन कि भाई ये परिवार प्रेशर में आ जाए और फिर बाद में कोई कार्रवाई नहीं करवाए, इसलिए उसको हिस्ट्री सीटर ये बनाना चाहते हैं। उसकी हिस्ट्री सीट नहीं खोली जाए, इन सब मांगों खोली नहीं है अभी, वो तो प्रेशर बना रहे हैं कि हिस्ट्री सीटर बना देंगे। उधर अलवर में युवक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश घटना स्थल पर पहुंचे, साथ ही 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। अलवर में युवक की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर रेंज के IG राहुल प्रकाश शनिवार को अलवर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और जाँच में तेजी लाने के निर्देश दिए। IG ने कहा कि घटना के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, जिससे सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा मिले। अलवर पुलिस ने मामले में 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की तरफ से इसमें इतना ही है कि कोई भी व्यक्ति यदि कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है, शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो अलवर पुलिस जिस तरीके से सख्ती के साथ अपराधियों से डील कर रही है उतनी ही सख्ती से और डील करेगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नए कानूनों के माध्यम से पुलिस को और ज्यादा शक्तियां मिली हैं, और ज्यादा नई धाराएं ऐड हुई हैं, जिससे कि संगठित अपराधी जो गैंग बना करके अपराध करते हैं, गिरोह बना करके अपराध करते हैं, भय का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उनके अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकरण में भी मेरी तरफ से इतना ही मैसेज है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून के ऊपर समझने की कोशिश न करे, इस भ्रम में नहीं जाए, अन्यथा पुलिस जिस प्रकार से सख्ती से कार्रवाई कर रही है उससे और ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी करेगी, उनको नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई करेगी। सर, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका मिला है? कितने जो आरोपी नामजद हैं उनमें किस तरह के अपराध हैं, किस तरह के अपराधों में शामिल रहे हैं और आगे क्या एक्शन अब देखने को मिलेगा? जो अपराधी अभी डिटेन हुए हैं
अरेस्ट तो भी हमने डाली नहीं है, अभी पूछताछ चल रही है उनसे। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी और जांच न सिर्फ थाना क्षेत्र के डॉक्यूमेंट से किया जाएगा बल्कि जो राष्ट्रीय स्तर पे ICJS का पोर्टल होता है उसके माध्यम से भी देखेंगे। किसी दूसरे जिले में, अगर किसी दूसरे राज्य में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे तो उसको भी रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जितने भी इसमें अपराधी, जितने भी इसमें लोग शामिल हैं झगड़े में, अगर वो अपराधी हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है, सबकी जांच की जाएगी। अपराधी को लेकर के पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई विभेद नहीं है, न जाति का है न धर्म का है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी है। और इस घटना में भी अगर जो लोगों ने अपराध किया है उनके अगर पूर्व में रिकॉर्ड है तो पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर 111 की धारा लगाई जा सकती है, अगर पहले से उसका चालान हो रखा है और कॉग्निजेंस लिया गया तो वो धारा लगाई जाएगी। अगर हिस्ट्री शीट खोलने की आवश्यकता है तो हिस्ट्री शीट खोला जाएगा। सड़कों पर तेज गति से दौड़ते वाहन लगातार लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन संबंधित महकमों की लापरवाही जारी है। चौपान की थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 16 वर्षीय नाबालिग युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक नासिर अपनी बाइक से भिवाड़ी स्थित एक मेडिकल स्टोर पर जा रहा था। मार्ग में भिवाड़ी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार लोडिंग ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से नासिर को तुरंत भिवाड़ी के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतक के पड़ोसी इलियास खान के अनुसार यह हादसा शनिवार सुबह करीब 10 बजे हुआ है। नासिर पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी का काम भी करता था। उसकी अचानक मौत से परिवार और गांव में गहरा शोक व्याप्त हो गया। उधर सूचना मिलने पर चौपान की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। हालांकि चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। थाना अधिकारी ने बताया कि हादसे का कारण ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही प्रतीत होती है। कुल मिलाकर यह हादसा एक बार फिर भिवाड़ी क्षेत्र में सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते तेज रफ्तार और सुरक्षा की लापरवाहियों पर सवाल खड़े कर रहा है। मां की ममता एक बार फिर से शर्मसार होते हुए नजर आई जब गोला का बास बस स्टैंड के समीप नाले में मृत कन्या भ्रूण बरामद हुआ। यहां टहला दोसा मार्ग स्थित एक मेडिकल स्टोर के सामने शनिवार सुबह सड़क के किनारे नाले में भ्रूण की सूचना मिली थी। ग्रामीणों ने मृत नवजात शिशु को अस्पताल पहुंचाया। उधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार प्रजापति के अनुसार गोला का बास पुलिस चौकी को भी सूचना दी गई। वहीं पोस्टमार्टम करके DNA सैंपल भी लिया गया है। बाद में पुलिस और ग्रामवासियों ने शमशान घाट में शव को दफना दिया। भ्रूण की आयु 5.5 से 6 माह के मध्य थी। ये नवजात शिशु मृत बालिका लेके आए थे, जो गांव के ग्रामवासी हैं। उन्होंने बताया कि ये बालिका गोलाबास बस स्टैंड नाले में मिली थी सुबह, तो उसको लेके यहाँ PSC लेके आए थे। उसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने तहरीर देके उनका बालिका का पोस्टमार्टम किया है और उसका DNA सैंपल प्रिजर्व रखा है, जो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया है। और बालिका पोस्टमार्टम के बाद बच्ची को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। आगे की प्रोसेस के लिए गौरतलब है कि हाल ही में बालिकाओं को देवी का स्वरूप बताकर नवरात्रों में कन्या पूजन किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही कन्या भ्रूण हत्या का यह मामला सामने आया है। खुशालगढ़ स्थित चिमटानाथ जी के मंदिर पर भरतरी अभ्यारण्य बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। इस मौके पर आम सभा में सैकड़ों ग्रामीण और पंच पटेल उपस्थित रहे। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप दायमा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से दूर रख रहे हैं। वहीं लंबे समय से सैसका का नाम भरतरी अभ्यारण्य रखने की मांग पूरी नहीं हुई है। इसके बजाय राज्य सरकार ने भरतरी छिंड को खैरतल तिजारा जिले में ले जाने का निर्णय लिया है, जो इस क्षेत्र के भरतरी नाथ महाराज के भक्तों की आस्था से खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने विस्थापन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकार जबरदस्ती विस्थापन नहीं कर सकती। वे इस जंगल और जमीन की रक्षा सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं। एवं इन गांवों को छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चिमटीनाथ जी का स्थान कुशालगढ़ में, हम आसपास के पूरे सारे ग्रामों से आए हुए हैं। सभी यहाँ पर 2 बजे तक 2:30 बजे तक इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद में झंडा को लेकर के हम चलेंगे, भरतरी जी जाएंगे। जब भी टाइम पे कब पहुँचें, कितनी देर में पहुँचेंगे, भरतरी जी जा करके वहाँ पे रात का विश्राम रहेगा। फिर कल वहाँ पे मीटिंग भी रहेगी, कल का भी वहीं विश्राम रहेगा। और जो यहाँ पे उपवास भी करेंगे
और उसके बाद में फिर परसों के दिन 13 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होकर के हम पैदल ही जाएंगे। और जो सरिस्का में जो वो शिला रखी हुई है, टाइगर लिखा हुआ है वहाँ पे सरिस्का में जाके झंडा रोहण करेंगे और वहाँ पे भर्तृहरि अभयारण्य बनाने की जो है, तो हमारा भर्तृहरि जी का झंडा वहाँ पे परसों के दिन यानी कि हम ले जाके रोपेंगे सब। उधर सभा के बाद ग्रामीणों ने भर्तरी धाम के लिए पैदल कूच किया। 13 अक्टूबर को भर्तरी महाराज का झंडा उस जगह लगाया जाएगा जहां सरिस्का अभयारण्य लिखा हुआ है। वहीं 3 दिन तक अनूप दायमा उपवास भी रखेंगे। वहीं आम सभा का संचालन मांगीलाल गुर्जर ने किया, जबकि पेमाराम, ओम प्रकाश गोलिया, किसान नेता वीरेंद्र मौर्य, रामकरण गुर्जर, जयप्रकाश मीणा, जयकिशन गुर्जर, विश्राम गुर्जर, निहाल राम सिंह और महेश आदि मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार भाजपा के घोषणा पत्र में शिक्षा विभाग को लेकर किया वायदा झूठा निकला। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही शिक्षा विभाग की रिक्तियों को समय पर भरने में गंभीर विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में 1 वर्ष में शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को भरने का वादा किया था, लेकिन 30 सितंबर 2025 तक शिक्षा विभाग के लगभग 1.5 लाख पद रिक्त हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षा के लगभग 25 से 30 हजार पद एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,23,700 पद खाली हैं। जूली ने आरोप लगाया कि शिक्षकों की भारी कमी के चलते सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। एटक ने ओपीएस पेंशन बंद करने का कड़ा विरोध किया है। पदाधिकारियों के अनुसार सरकार ने आदेश में अनेक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि पेंशन देने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने पर संस्था द्वारा जीपीएफ पेंशन स्कीम को लागू नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है। एटक के अनुसार सरकार प्रदेश के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम और स्वयंशासित संस्थाओं को अपनी नीतियों आदेशों से संचालित करती है। ऐसे में इन संस्थाओं की आर्थिक हालातों की जिम्मेदारी भी सरकार की है। पदाधिकारी तेजपाल सैनी ने कारखाना अधिनियम 1948 में किए गए संशोधन एवं ओपीएस के संदर्भ में किए गए आदेशों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। गत सरकार, गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी तोहफा दिया था। बिना आंदोलन के कर्मचारियों को ओपीएस लागू की गई थी। उस ओपीएस को लेकर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली और पेंशन के हिसाब से अच्छा पैसा भी मिला। कर्मचारी चाहे रेगुलर हो चाहे सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, उन सबको ओपीएस का लाभ दिया गया। जो कर्मचारी पहले रेगुलर कर्मचारी जो थे उनको एनपीएस योजना से हटा करके ओपीएस में उनका पैसा जितना भी जमा था डिपार्टमेंट का, वो उन्होंने लाखों रुपए जमा कराए। ऐसे ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी लाखों रुपए जमा करा करके ओपीएस का लाभ लिया। जो सरकारी डिपार्टमेंट का जो पैसा था डिपार्टमेंटों को विद ब्याज के जमा कराया गया था और ओपीएस लागू की गई थी। परंतु इस सरकार को वो ओपीएस बहा नहीं रही थी। कांग्रेस सरकार के जो आदेश थे उसको निरस्त करते हुए आज इस सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी ओपीएस, जो भी संस्थाएं, स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, चाहे निगम हो, बोर्ड हो, स्वास्थ्य संस्थाएं हो, यूनिवर्सिटीज हो, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अब पुरानी पेंशन में लौट सकते हैं। आर्थिक स्थिति से तात्पर्य ये है कि अगर पेंशन देने योग्य उनके पास फंड नहीं है तो वो पुरानी योजना में लौट सकते हैं, यानी एनपीएस लागू कर सकते हैं। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जो पैसा जमा कराया है वो उनको ब्याज सहित उनको वापस दिया जाना करेंगे। ये आदेश इसमें स्पष्ट किए गए हैं। हमारा ये मानना है कि जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, निगम हैं, बोर्ड हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब सरकार के आदेश से चलती हैं। सरकार के ही अधिकारी उसमें नियुक्त होते हैं। कई बोर्ड और कई संस्थाएं तो ऐसी हैं जहाँ की राजनेताओं की भी नियुक्ति सरकार करती है और सरकार के ही आदेशों से उन पर नियंत्रण रखा जाता है। ऐसी स्थिति में उनका लाभ की और घाटे की जिम्मेदारी सरकार की होनी ही चाहिए। वो जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही चाहिए, क्योंकि जिन नियमों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के इनका गठन किया जाता है वो गठन तो दूर हो जाता है, परंतु जो भी सरकारें आती हैं वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनका उपयोग करती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को ओपीएस बंद करना एक बहुत ही बड़ा झटका इस सरकार दे रही है, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इस सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में भी संशोधन करके कर्मचारियों के, मजदूरों के जो कार्य के घंटे बढ़ाए गए हैं, वो भी मजदूरों का बहुत बड़ा शोषण की ओर सरकार बढ़ रही है, जिसका भी हम विरोध कर रहे हैं।
अलवर के कंपनी बाग में जिम्नास्टिक ट्रेनर हरीश शेखर जुम्बा डांस के माध्यम से सैकड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। हर शनिवार और रविवार को वे निःशुल्क जुम्बा डांस क्लास आयोजित करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। प्रतिभागियों का कहना है कि 1 घंटे के जुम्बा सत्र से उनके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और थकान या आलस्य महसूस नहीं होता। हरीश शेखर बताते हैं कि यह पहल कुछ लोगों से शुरू हुई थी, जो अब सैकड़ों लोगों के समूह में बदल चुकी है। उनका उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और संगीत की धुन पर व्यायाम को आनंददायक बनाना है। इसमें मिला क्या, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, स्वागत है आप लोगों का। और इसमें जो है जुम्बा डांस होता है। जुम्बा डांस में तरह तरह के गाने चलते हैं। यहाँ कोई भाषा का नहीं, उड़ीसा, बंगाली, मद्रासी, तमिलनाडु और ऐसे ऐसे गाने, पंजाबी, सिंधी तो है ही हैं। और इसके अंदर लोग इतना एंजॉय करते हैं। शनिवार इतवार हफ्ते में 2 दिन यहाँ प्लेटफार्म पे आ जाते हैं और बड़ी मस्ती के साथ डांस करते हैं। और हरीश जी के नेतृत्व में ये चलता है, हरीश जी शेखर इनके नेतृत्व में चलता है और बहुत शानदार निःशुल्क क्लासें। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि निःशुल्क क्लासें हैं। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, कोई भी आ सकता है। अभी थोड़ा सा कम है संख्या, क्योंकि स्कूलों का चक्कर है, नहीं संख्या इतनी होती है, 100 की संख्या हो जाती है हमारे पास। छोटे बच्चे से लेकर और बड़े तक, बुजुर्ग तक है। एक मैं आपको दिखाऊं तो देखो, पीछे एक बुजुर्ग खड़ी है, उससे नहीं होता डांस, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर भी एक्सरसाइज साथ साथ हमारे करती रहती है। तो इसका एंजॉय करो, लुत्फ लो। उद्देश्य मेरा सिर्फ लोगों की फिटनेस के लिए है। और कोरोना के बाद जब मैंने देखा पब्लिक की हालत ख़राब है, हालत तो देखो कोरोना वैक्सीन से ख़राब हुई है, ये हमारा सबका मानना है, ठीक है। तो मैंने जो यही सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह रविवार पहले मैंने रविवार स्टार्ट किया था कि पब्लिक की थोड़ी सी मदद करते हैं। मेरे माध्यम से पब्लिक थोड़ा फिट हो जाएगी तो उनके लिए अच्छा ही होगा और मेरे को भी एक सुकून मिलेगा। फिर मैंने धीरे धीरे करके इसको शनिवार रविवार किया पब्लिक की डिमांड पर। ये सारे लोग बिल्कुल 2.5 साल से हमारा चल रहा है, 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है। लगातार जुड़े हुए हैं और हमने इसी में, सही कह रहा हूँ कि भाई इतने लोगों को फिट होते देखा है। इन्होंने अपना पूरा लुक रूप परिवर्तन कर लिया। पहले इनका जो लाइफ था बस घूमना था, लेकिन आज सॉन्ग के माध्यम से जो ये फिटनेस ले रहे हैं ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। जो हम कराते हैं, हम ऐसा कराते हैं कि इनके सॉन्ग के माध्यम में इनको पता नहीं चलता कितनी इनकी जंप हो गई है, कितना इनका वर्कआउट हो चुका है। ये पूरी तरह पसीने भीग जाते हैं और यही देख के हमें खुशी मिलती है। क्या लगता है कि कुछ लोग आलस की वजह से व्यायाम नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरीके से आपने अपनाया इसको, उससे कहीं ना कहीं इनका मनोभाव बढ़ा है? देखो, सबसे पहली बात तो देखो, ये आलस और जो है शनिवार रविवार तो ये लोग जो आते हैं ना, तो सामने जो हम प्रेजेंट करते हैं इस जुम्बा को, अगर मैं भी यहाँ पे आलस फैलाने लग गया तो इनका मोटिवेशन उस हिसाब से डाउन हो जाता है। हम खुद 3 बजे जाकर नहा धो के बढ़िया तरीके से यहाँ पर आते हैं ताकि हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। अब हमें ये एनर्जेटिक देखते हैं तो इनके पैर अपना आप ही उछलते हैं कि भाई सॉन्ग के माध्यम से सामने वाला बंदा अगर हमारे लिए पेन ले रहा है और वो आ रहा है, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। शनिवार रविवार हम यहाँ आकर पब्लिक को आलस दूर करा के फिर हम यहाँ पर वर्कआउट कराते हैं। कुछ आंकड़े, कितने लोग प्रभावित हुए हमारे इससे तो पूरा अलवर शहर में ये चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि भाई कुछ लोग झिझक की वजह से नहीं आ पाते। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई झिझक खोलो, आपकी फिटनेस पहले है, फिटनेस को लो पहले और फिर उसके बाद देखा जाएगा। सुबह सुबह का काम है, सुबह सुबह फिटनेस लेके बढ़िया तरीके से अपने पूरा दिन भर अपने एक्टिविटी करते रहो। वानसूर के दीपक शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय एशियन क्लासिक और बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वे 8 से 12 अक्टूबर तक हांगकांग में चल रही प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। उन्होंने 93 किलो भार वर्ग में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं इस उपलब्धि पर दीपक सहित उनके कोच आशीष जैमन को खेल जगत ने बधाई दी है। इनमें भारतीय टीम के कोच और पावर लिफ्टिंग इंडिया उपाध्यक्ष विनोद साहू भी शामिल हैं। वहीं राहुल शर्मा, शहजाद खान, भारत भूषण, हरविंदर सिंह, जितेंद्र शर्मा, योगेंद्र जैमन लिफ्ट्स टीम द्वारा उनका जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। ये जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने प्रदान की। कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रहे नरेंद्र मीणा के जन्म दिवस पर रूपबाज क्षेत्र में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में रक्तवीरों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मीणा की मां ने फीता काटकर किया। मीणा ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से कोरोना काल के समय से ही रक्तदान शिविर नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। वहीं इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग रहा। ये हर वर्ष की बात ही मेरी टीम नरेंद्र मीणा के द्वारा ये लोग करते हैं, जिसमें इस बार 6ठा हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन है। और ये मेरे जन्मदिन की शुरुआत कोरोना काल में जब देखा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जब लोगों को रक्त नहीं मिल रहा था, उस वक्त एक हमारी टीम ने सोच बनाई कि हम लोग भी क्यों ना इस
नई मुहिम को शुरू करें। उस वक्त ब्लड डोनेशन के नाम पे बहुत कम लोग इसको करते थे, तो हमने 6-7 साल पहले इस मुहिम को चालू किया, जो लगातार हर वर्ष ये चलती आ रही है। उसी क्रम में आज हमने छठा ब्लड डोनेशन मेरे जन्मदिन पर मेरी टीम द्वारा आयोजित किया गया है। क्या लक्ष्य रखा गया? हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, हम लोग स्वैच्छिक रक्तदान शिविर को इसको आयोजन करते हैं, जिसमें जो लोग स्वैच्छिकता से अपने आके और स्वयं जो आके इसमें भागीदारी बने और वो आने वाले रक्तदान महादान के उपलक्ष्य में उनका हमारे काम में आता है कि जिससे भी जो भी जागरूक लोग होते हैं जिनको बीमारी हारी में उनको आवश्यकता होती है, उसको हमारी टीम द्वारा समय समय पर उसको उपलब्ध कराया जाता है। कौन कौन अतिथि आ रहे हैं? अतिथि हमने तो सभी को इसमें इनवाइट किया है, ये तो सब लोगों के लिए है, ऐसा कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक सरोकार का एक फंक्शन है। ठीक है, इसके साथ मेरे जन्मदिन की भावनाएं जुड़ी हुई है। उधर मालाखेड़ा से भी कई युवक इस शिविर में रक्तदान करने पहुंचे, साथ ही मीणा का अभिनंदन भी किया गया। पंचायत समिति सदस्य रूप सिंह चौधरी और कांग्रेस नेता गोपीचंद शर्मा ने बताया कि आयोजन में सर्व समाज के लोग शामिल हुए, साथ ही नरेंद्र मीणा का भी अभिनंदन किया गया। मीणा जी के जन्मदिन पर छठा स्वैच्छिक रक्तदान हो रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि ग्रामीण के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। उनका बहुत आभार, उनका बहुत प्यार, और नरेंद्र जी को सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारी सबकी तरफ शुभकामनाएं। जलोर जिले के लोकप्रिय पार्षद बड़े भाई नरेंद्र मीणा के जन्मदिन के अवसर पर आज सभी लोग एकत्रित हुए और अलवर ग्रामीण की ओर से आज भाई नरेंद्र मीणा का जन्मदिन मनाया गया है और जो यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है इसमें भी हम सब युवाओं ने भाग लिया है। अलवर के सराफा बाजार रंग भरियों की गली में नालियों में सफाई के अभाव और सड़कों का निर्माण नहीं होने से परेशानी बरकरार है। साथ ही स्थानीय निवासियों द्वारा रोष जताने का सिलसिला जारी है। गौरतलब है कि यहां भरी हुई नालियों से लीकेज होने के कारण मकानों का धंसना शुरू हो गया है। क्षेत्रीय निवासी राजीव कुमार ने बताया कि पानी घरों की नींव में जा रहा है, जिससे पूरे मकान में दरार आ गई है। उधर मकानों में रिपेयरिंग का कार्य कर रहे मिस्त्री का कहना था कि नालियों का पानी लीकेज होने के कारण इस तरह की समस्या सामने आई है। गली है फूल भवन जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर तो ये नालियों में पानी कब से मर रहा है पता नहीं, और उसके बाद ये दरार पूरे हमारे मकान में दरार आ गई है। और ये इधर चूड़ी वाली हमारे पड़ोस में उनका मकान है, तो हम दोनों के मकान के बीच में एकदम दरार आ गई है। जो दरार हमारे अंदर तक कमरे तक है और ऊपर छत पे सबों पे है। तो 1 महीना रिपेयरिंग कराते कराते हो गया, लेकिन वो दरार धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है। आपके बैक साइड में मकान आ रहे हैं, क्या उनमें भी ये समस्या आ रही है? हाँ, तो गली के दोनों तरफ जहाँ पर नाली है, जहाँ भी रुकी हुई है, वहाँ दोनों तरफ दरारें हैं मकानों में। 15 साल से हमारे मोहल्ले की सड़क नहीं बनी है, बार बार कहने के बावजूद। क्योंकि समस्या क्या आ रही है कि 2 वार्ड हमारी लाइन में पड़ता है। एक वार्ड के जो है वो तो पार्षद हैं विमल जैन, दूसरे वार्ड के हैं साईवाल, तो दोनों ही सड़क बनाने को राजी नहीं है। सड़क बीच में दोनों, तो सड़क वो बैठी हुई है कहीं से और कहीं से पानी भर रहा है, पूरी नालियां रुकी हुई है। नालियां कोई साफ करने आता नहीं है यहाँ पे। तो उसमें अब के जो बरसात ज्यादा हुई है तो उसके कारण ये पानी हमारे इनमें मकानों में समूह में गया है, अंदर कहीं नींव में, उससे एकदम ये समस्या खड़ी हुई है। जैसे बात करें तो बारिश तेज ज्यादा हुई है, उसके कारण ये समस्या पैदा हुई है। नहीं, ये समस्या तो पैदा देखो बारिश कम या ज्यादा से नहीं हो रहा, मकानों में जो भी पानी रोजाना जा रहा है वो नालियों में जा रहा है, और नालियों से वो पानी हमारे नींवों में जा रहा है, मकानों की नींवों में। अलवर के राजर्षि अभय समाज में विशाल रंगमंच पर चल रहे नाटक महाराज भर्तरी में रोजाना बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। लोग पूरी रात बैठकर श्रद्धापूर्वक नाटक को देखते हैं। शुक्रवार रात्रि मंचित प्रसंग के अनुसार बेताल का वध करने के पश्चात राजा भर्तरी अपनी महारानी पिंगला के साथ महलों में लेकर आते हैं। पिंगला द्वारा अपनी सखियों सहित घूमर नृत्य भी किया जाता है। पार्श्व गायिका भारती एवं उनके साथियों द्वारा यह गीत गाया गया। वहीं भर्तरी और पिंगला के भावपूर्ण संवाद भी मंचित हुए। अलवर के एबिलोक दयानगर स्थित श्री जीर्ण माता मंदिर में शिव महापुराण कथा के दौरान शनिवार को श्री शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया गया। राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू ने इस दौरान कहा कि शिव पार्वती विवाह के अनेक कारण हैं, लेकिन प्रमुख वजह शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध था। रविवार को कार्तिकेय, गणेश और हनुमान जी की जन्म की कथा सुनाई जाएगी। साथ ही गणेश जन्म की भव्य झांकी प्रदर्शित होगी। अलवर शहर के टेलको सर्किल के पास महिलाओं की ओर से करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने नृत्य, मेहंदी, रंगोली और सजावट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ पर व्रत रखा गया है और कथा भी सुनी जा रही है। इस अवसर पर चौथ माता की पूजा की गई। वहीं महिलाओं ने इस पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही मौजूदा युग में महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होने पर बल दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मोदी केयर से कनेक्ट होकर
अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करते हुए आज महिला शक्ति का एक जबरदस्त त्योहार है और वो है करवा चौथ। जी हाँ, हम जिस प्लेटफॉर्म से सब कनेक्टेड हैं, सबसे पहली बात तो कि वहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, किसी भी तरह की कोई मिलावट, कोई केमिकल नहीं होता। ये यूज करते हुए हम सभी फाइनेंशियल आजादी तो ले ही रहे हैं, साथ में इस फंक्शन को जब हमने सेलिब्रेट किया तो एक बॉन्डिंग हमारे बीच में बनी है और आज ये सेलिब्रेशन इस हॉल में हो रहा है, लेकिन जल्दी ही ये सेलिब्रेशन बड़े रिजॉर्ट में होने वाला है और ये जो छोटी सी टीम आपको नजर आ रही है आगे चल के बहुत बड़ी टीम में परिवर्तित होने जा रही है। तो मेरा सभी से ये अपील रहेगी कि एक बार आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर समझिए, इसकी शक्ति को पहचानिए और आपको पता लगेगा कि ये एक साधारण सी घरेलू महिला को परिवर्तित करके एक कॉन्फिडेंट महिला में चेंज कर देती है। वो महिला जो दो शब्द भी ठीक से बोल ना पाए, स्टेज पर आकर उसमें वो इतना कॉन्फिडेंस भर देती है कि हजारों लाखों की भीड़ में वो जोर शोर से स्पीच देने लगती है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। विद्यालयों में दीपावली के अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होंगे। उधर शिक्षा विभाग में शिवरा पंचांग के मध्यावधि अवकाश और द्वितीय टेस्ट की तिथियों में बदलाव किया है। इसके आदेश वरिष्ठ शासन उप सचिव OP वर्मा ने जारी किए हैं। मध्यावधि अवकाश 13 अक्टूबर से शुरू होगा और 24 अक्टूबर तक रहेगा। वहीं द्वितीय परक टेस्ट 25 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी महेश मेहता ने बताया कि यह निर्देश सरकारी एवं निजी विद्यालयों पर लागू होंगे। इससे पहले शिवरा पंचांग में मध्य
मध्यवर्ती अवकाश 16 से 27 अक्टूबर तक का निर्धारित किया गया था। साथ ही द्वितीय परख टेस्ट 13 से 15 अक्टूबर तक होने थे, लेकिन अब इनमें बदलाव किया गया है। टपोकड़ा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान नीलम यादव ने जिला स्तरीय विज्ञान मेले के विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान मॉडल में प्रथम निशा और निर्मला, सेमिनार में प्रथम जानिस्ता, रोल प्ले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अलका, पलक और सिमरन मिश्रा के अलावा एथलेटिक्स में रवीना एवं शकुनत आदि का अभिनंदन हुआ। साथ ही इनके प्रभारियों का भी साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान हुआ। टपोकड़ा क्षेत्र के ग्राम रावड़का स्थित बाबा बलदेव दास महाराज के पावन धाम पर शुक्रवार को मेला भरा। साथ ही विशाल भंडारा और कुश्ती दंगल का भव्य आयोजन हुआ। पूर्व सरपंच नरेंद्र यादव ने बताया कि यह मेला हर 6 माह में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के तहत जागरण में कलाकारों ने बाबा का गुणगान किया। साथ ही सुबह हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। शाम को हुई कुश्ती दंगल में दूर दराज से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। इसमें कामड़ा कुश्ती 51,000 रुपए की रही, जो एडवोकेट वीर नारायण यादव के सौजन्य से करवाई गई। अंतिम मुकाबला रजत पहलवान और आशीष ठिकाना के बीच हुआ, जो बराबरी पर छूटा। इस अवसर पर बाबा बलदेव दास विकास समिति के अध्यक्ष सामंत सिंह यादव, सचिव जगदीश यादव, कोषाध्यक्ष रूपचंद यादव, पूर्व सरपंच सत्तर प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष महेंद्र यादव, बोलूराम, हितराम, धर्मपाल और वेद प्रकाश आदि मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह यादव, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत महसरा, प्रॉपर गांव राबड़का। मेला की ये है सर, हमारे यहाँ बाबा बलदेव दास की असीम कृपा है। इस गांव पर हर छठे महीने तो 2 बार साल में मेला लगता है। वैसे हर महीने जो है भंडारा रहता है। हर महीने भंडारा में 8 से 10 हजार श्रद्धालु जो है प्रसाद पाते हैं। मेले पर कम से कम 25-30 हजार आदमी यहाँ विशेष रूप से आसपास के ग्रामीणों से एकत्रित होकर के बाबा से अपनी मन्नत मांगते हैं और वो मुरादें पूरी करते हैं। और ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक त्यौहार के रूप में हमारा गांव, बस्ती, आसपास का इलाका सभी मनाने के लिए यहाँ आते हैं, जिसमें कुश्ती दंगल का भी आयोजन होता है। 3 तारीख से 9 तारीख तक भागवत कथा चली, उसका कल समापन था। आज हवन यज्ञ करके भंडारा चल रहा है, आपके सामने है। कुश्ती दंगल का आयोजन आपके सामने चल रहा है। मेला में जिस तरह का विशाल जो भव्य भीड़ है वो आपके सामने है। बहुत ही भव्य तरीके से ये मेला हर वर्ष की भांति लगाया जाता है। हर वर्ष साल में 2 बार मेला लगता है, बैसाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी को और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को ये मेला हमेशा लगता है। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में संभाग दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जयपुर संभाग के निजी और राजकीय स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। वहीं दिव्यांग लंबी कूद में तिजारा राजकीय सीनियर स्कूल के छात्र सैकुल ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तिजारा ब्लॉक टीम ने कांस्य पदक जीता है। इस तरह टेबल टेनिस में तिजारा ब्लॉक के ही अयान फैजल ने कांस्य पदक हासिल किया है। विजेता प्रतियोगियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से आए अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर दीपेंद्र माथुर, पल्लवी शर्मा और पवन जीनवाल ने मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। जिला खैरतल तिजारा टीम प्रभारी का प्रतिनिधित्व विशेष शिक्षक शैलेंद्र सैनी ने किया। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह और अनुराम आदि उपस्थित रहे। लीली की बगीचे से मिर्जापुर जाने वाले मार्ग से गुजरने वाले लोग गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे हैं। पिछले 2 दिन से हुई बारिश के बाद सड़क पर पानी भी जमा है। ऐसे में लीली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाने में विद्यार्थियों और स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उद्योगनगर जाने वाले मजदूर भी कठिनाई उठा रहे हैं। इसके साथ ही लीली गांव से मालखेड़ा, कलसाड़ा और हल्दीना सड़क मार्ग को जोड़ने वाली मिर्जापुर की सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हैं। ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान भी ग्रामीणों की ओर से इस समस्या को रखा गया था। उधर सार्वजनिक निर्माण विभाग मालखेड़ा के सहायक अभियंता का कहना है कि इस बजट सत्र में अभी इस सड़क मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत नहीं है। हालांकि मरम्मत के लिए सर्वे करवा कर प्रस्ताव बनाया जाएगा। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम खारेड़ा स्थित पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रबल कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय युवा संसद का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य निर्मल आडा ने बताया कि इसमें खारेड़ा, बालेटा, पृथ्वीपुरा और कालीपाड़ी के राजकीय विद्यालयों सहित कुल 10 स्कूलों ने भाग लिया। इस दौरान रचनात्मक कौशल और विकास सहित बाल संसद द्वारा जैविक खेती पर विचार व्यक्त किए गए। उधर कालीपाड़ी की छात्रा अनुष्का ने पक्ष और पीएम श्री खारेड़ा के छात्र सोनू मेघवाल ने विपक्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थी जिला स्तर पर मालखेड़ा ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभापति महोदय, तथा सभा में उपस्थित प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति, मैं अनुष्का जैविक खेती के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिंथेटिक पदार्थों और कीटनाशकों का उपयोग न करके ऑर्गेनिक मैटर, जैव अपशिष्टों
कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री कृषि संयंत्र योजना के तहत अनुदान राशि दी जा रही है। इससे किसानों को बूंद बूंद सिंचाई और मिनी फव्वारा सिंचाई के तहत पानी की अधिक से अधिक बचत हो सकेगी। कृषि अधिकारी कुंभाराम ने बताया कि भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषक सिंचाई योजना के अंतर्गत फव्वारा और ड्रिप संयंत्र के लिए 70 और 75% अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला काश्तकारों को 75% अनुदान राशि मिलती है, जबकि सामान्य कृषकों को 70% अनुदान दिया जाता है। साथ ही इससे सिंचाई में पानी की खासी बचत होती है। यानी सर, मेरा नाम कुंभाराम यादव, पद वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक उद्यान अलवर। हाल ही में और राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत मिनी फुहारा, ड्रिप और फव्वारा संयंत्र पर वो कृषकों को 70 और 75% अनुदान दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु, सीमांत और महिला काश्तकारों को 75% अनुदान और सामान्य कृषकों को 70% अनुदान दिया है। एक वो कृषक को अधिकतम 5 हेक्टेयर तक अनुदान को दिया जाता है सर इसमें, और इसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है बाई ई-मित्र, बाई और राज किसान को सुविधा पोर्टल। पानी की बचत किस तरह होती है सर? इसमें अगर अपन वो करते हैं, ये क्या नाम है, वो परंपरागत विधि से वो करते हैं सिंचाई, उससे करीब यानी 3/4 और पानी की बचत होती है करीब, वो 66 से 75% तक पानी की बचत होती है इस वाली प्रक्रिया से, बूंद बूंद सिंचाई से और मिनी फुहारा सर। बृहत्तरी धाम में इन दिनों कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार त्योहारी सीजन की वजह से यहां आने वाले लोग घट गए हैं। ऐसे में बिक्री भी कम हो गई है। गौरतलब है कि बृहत्तरी धाम पर पिछले अरसे में मेला भरा और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, लेकिन इन दिनों श्रद्धालुओं का आना कम हो गया है। खेतों में व्यस्तता भी इसकी एक बड़ी वजह है। यहाँ बंदर भूखे मर रहे हैं, पब्लिक आ नहीं रही है। फिलहाल की पोजीशन ये है, हम सावमनी लेके आए हैं। और गाइस इन्होंने ले भीड़ कहाँ है? भीड़ है नहीं यहाँ। कौन है? देखो ये भूखे मर रहे बंदर, गाय भैंस जो भी हैं, बकरी हैं, सब भूखी हैं। बंदरों को भूखे देखकर भाई साहब ने 40 किलो केले लिए मेरे से। कितने? 40 किलो। बरबर वहाँ बंदरों के लिए क्या करे? भूखे मर रहे हैं ना बंदर। मर रहे, श्रद्धालु आ नहीं रहे। रामगढ़ में युवा पत्रकार एवं एडवोकेट अमित भारद्वाज का एक कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम तहसील रंगमंच के सामने आयोजित हुआ। साथ ही उनके जन्मदिन को फल वितरण सहित अन्य कार्यक्रमों के जरिए सार्थक मनाया गया। इस मौके पर रामगढ़ के वरिष्ठ एडवोकेट दिनेश शर्मा, पूर्व सैनिक जयराम मीणा, पूर्व बार अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री अजय भारद्वाज, भीम आर्मी के अध्यक्ष प्रभुलाल वर्मा, रवि वर्मा, योगेश वर्मा, कान्हा शर्मा और लकी कुकरेजा आदि मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रहे आर्यन जुबेर खान, भाजपा के वरिष्ठ नेता जय आहूजा, करौली खालसा धाम के महंत नंदलाल महाराज, समाजसेवी बलिराम सैनी और एडवोकेट देवेंद्र दत्ता आदि ने भी बधाई दी। पीएम श्री अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जीवन कौशल के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रामगढ़ विधायक सुखन सिंह ने मां सरस्वती का पूजन किया। साथ ही प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ ने विधायक का स्वागत किया। वहीं छात्राओं ने सरस्वती वंदन एवं स्वागत गीत सहित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मालाखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत ढाकपुरी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुरुआत में एएनएम सरोज चौधरी और गायत्री बाई ने किशोरावस्था में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के महत्व को रोचक तरीके से समझाया। वहीं बालिकाओं ने भी उत्सुकता से सवाल पूछे और स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों को दूर किया। उधर महिला अधिकारिता विभाग के पर्यवेक्षक टिंकू जाट ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में अध्यापिका कावेरी मीणा, क्षेत्र की सभी साथी ने और विद्यालय की बालिकाएं उपस्थित रहीं। आज ग्राम ढाकपुरी में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मैम सुपरवाइजर मैम टिंकू जाट द्वारा हमारे बालिका विद्यालय में बच्चियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी बातें बताई, जिसमें कि सैनिटरी नैपकिन के यूज के बारे में बताया कि कैसे उनका यूज करना है, कैसे उनको वेस्ट करना है। और उसके अलावा भी इन्होंने अपने बच्चियों को गुड टच बैड टच के बारे में भी बताया और बहुत सारी बच्चियों को जानकारी दी उनको, ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। और हमारे विद्यालयों में इन सब चीजों से बच्चियों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और हमारी बच्चियों ने ये सब चीजें अच्छे से ग्रहण की और सारी चीजों को प्रोत्साहित करके सुना।
लायंस क्लब राजगढ़ की ओर से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम सेवांकुर जारी है। इसके तहत कस्बे के नवीन बस स्टैंड पर अन्नपूर्णा भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संयोजक जगदीश सैनी ने बताया कि इसके तहत गाड़ियां लुहारों एवं अन्य जरूरतमंद परिवारों को भोजन कराया गया, साथ ही उनके बच्चों को स्टेशनरी का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, सचिव भूपेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष रामनिवास मीणा, सह संयोजक संजय राजस्थानी, खेम सिंह आर्य, एनएल वर्मा, जिनेन्द्र जैन, दुष्यंत आर्य एवं जुगनू आदि मौजूद रहे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के श्री चंदपुरा गांव में 30 वर्षीय युवक की खेत में अचानक मृत्यु हो गई। उसे लेकर परिजन राजगढ़ चिकित्सालय में पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने युवक किरण सेन को मृत घोषित कर दिया। टहला थाने के एएसआई श्रीराम मीणा ने बताया कि सुबह युवक खेत में कड़वी लगाने का कार्य करते समय अचानक जान चली गई। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है, साथ ही घटना की जाँच जारी है। आज सुबह करीब 8 बजे थाने पर सूचना मिली कि कोई किरण सेन स्वर्गीय श्री रणजीत सेन, उम्र 30 साल, जाति नाई, निवासी श्री चंदपुरा की खेत में काम करते हुए मौत हो गई। इस सूचना पर यहाँ CSC राजगढ़ आया। इसका पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। रिपोर्ट किसने पेश की है सर? जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई ने रिपोर्ट पेश करी है, जिसकी जाँच की जा रही है। राजगढ़ कस्बे के पीएम श्री प्यारेलाल गुप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 69वीं जिला विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रताप स्टेडियम में इस दौरान अनेक स्पर्धाएं हुई। वहीं समापन समारोह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ अध्यक्ष पद्मा गोयल, लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एवं रिसर्च फाउंडेशन के दीपक कुमार सहित शिवदयाल सैनी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छात्र चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि मंच संचालन सोनू कुमार मीणा ने किया। अपना और अपने विद्यालय का, अपने ब्लॉक का, अपने जिले का और अपने अभिभावकों का नाम रोशन करें। इसी प्रकार से आप जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से आप वहां पर भी विजय होंगे। मैं आपको इस विजय होने के लिए शुभकामनाएं देती हूं। अग्रे मुंडावर में पूर्व विधायक मेजर ओपी यादव के कार्यालय में भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव की अध्यक्षता में जीएसटी संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगान के साथ हुई। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी में कटौती को आम जनता, व्यापारी और उद्योग जगत के लिए राहत भरा कदम बताया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य कम टैक्स, ज्यादा सुविधा की नीति को आगे बढ़ाना है। वहीं इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष उत्तर सिंह चौधरी, जीएसटी जिला संयोजक एवं भाजपा जिला महामंत्री अनूप यादव, मुंडावर मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया, ततारपुर मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार, अजरका मंडल अध्यक्ष महिपाल और यादव समाज के अध्यक्ष घमंडी राम यादव आदि मौजूद रहे। कुछ किसान नेताओं और कांग्रेस ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बिहार चुनाव और प्रदेश के उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल की हार का दावा किया है। किसान नेता शेर सिंह के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश की अंतर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं बिहार में भाजपा सीट वितरण को लेकर फैसला ही नहीं कर पा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर निर्णय कर लिया है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई नेता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बढ़े हैं, ऐसे में जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। इसी प्रकार राजस्थान में भी अंतर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद भाया का टिकट फाइनल कर दिया है, जबकि भाजपा अभी सोच विचार में ही लगी हुई है। सर, राजस्थान की विधानसभा अंतर में उपचुनाव हो रहा है, इसके साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। देश के राजनीतिक हालात किस ओर ले जा रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? क्या राजस्थान में उपचुनाव जीतेगी? आप काफी अनुभव है, राजनीतिक परिवार से भी हैं, किसान यूनियन से भी जुड़े हैं, जाट समाज से भी है, क्या कहना चाहें, क्या प्रतिक्रिया? बिहार विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, इस बारे में मेरा ये विचार है कि अभी बीजेपी तो वहाँ सीट बंटवारे में भी कामयाब नहीं हुई, जबकि आरजेडी, आरएलडी ये सब तो अपने अपने कदर, और पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी ने भी सीटें मांगी है, चिराग पासवान ने भी अपनी सीटें मांगी है, तो इनमें तो अब झगड़ा होना तय है। बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के वहाँ बहुत कम सीटें आएंगी, क्योंकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान है। बेरोजगारी की स्थिति आज बिहार की ये है कि हमारे राजस्थान में
कम से कम 40,000 महिला और पुरुष पूरे राजस्थान में काम करे, जिसमें 1,000 आदमी तो हमारे यहाँ मुंगस काम में झोंपड़ियों में रह रहे हैं। बिहार की मतलब इतनी खराब स्थिति है बिहार राज्य की, शायद पूरे देश में इससे खराब स्थिति किसी राज्य की नहीं है। अब इसके बाद यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है। हमारा चुनाव तो खैर अभी बहुत आगे है, 2029 अंतम उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया प्रमोद भाया। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी अभी घोषित नहीं कर पा। प्रमोद भाया पहले भी वहां से 2 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं और राजस्थान की कांग्रेस में कद्दावर नेता है, जबकि स्थिति बीजेपी की है कि हम उनको कैंडिडेट अभी तक मिल नहीं पा रहा। और 3 नाम आज जो अखबार में दी है पत्रिका ने, उन तीनों में भी एकजुटता नहीं है। और वो भी अब इस स्थिति में हो सकता है बीजेपी का कैंडिडेट जो अब टिकट मांग रहा है वो बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव त्रिकोणात्मक हो जाए। वहाँ से नरेश मीणा भी, मीणों के वहाँ काफ़ी वोट है, गुर्जरों के वहाँ काफ़ी वोट है, हमारा जाट समाज का तो कम वोट है वहाँ पे, लेकिन SC और जिसमें जाटव जाती है 50-55 हज़ार सबसे ज़्यादा वोट वहाँ है। तो ये वोट आज बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। तो वहाँ तो सीट निश्चित रूप से कांग्रेस या नरेश मीणा जीतेगा। तो जिस तरह से बिहार में हालात है, बिहार में जो नीतीश पार्टी की जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, उसके कई नेता राष्ट्रीय लोकदल लालू की पार्टी में शामिल हो गए हैं। और वहाँ जिस तरह से नीतीश की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल है वो, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, तो वहाँ जिस तरह से नीतीश कुमार के मंत्रियों को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, जिस तरह से जनता में आक्रोश है, आपको लगता है कि वहाँ बीजेपी और जो नीतीश का गठबंधन है NDA का, उसके लिए बड़ी भारी चुनौती है, जनता में आक्रोश है? बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब अगर के इस देश में है तो बिहार में। और वहाँ आज लालू का लड़का, नीतीश का तो खैर लड़का राजनीति में नहीं है, लालू का लड़का जरूर राजनीति में भाग ले रहा है। हो सकता है कि उसकी पार्टी के वहाँ ज़्यादा उम्मीदवार आ जाए जीत। सरकार आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की बनेगी, जिस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन मजबूती से दिखाई दे रहा है? इससे तो बिल्कुल तय है कि इंडिया गठबंधन के समर्थन से कांग्रेस के भी वहाँ काफ़ी विधानसभाएं आएंगी, तो इन सब के मिला के NDA का वहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये तय है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने भी अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रमोद भाया की जीत का दावा किया है। उन्होंने बताया कि पिछली बार भाया सिर्फ 5,000 वोटों से पराजित हुए थे। सैनी के अनुसार प्रदेश में अपराधों, भ्रष्टाचार, खाद और बिजली नहीं मिलने सहित बेरोजगारी आदि को लेकर रोष बना हुआ है। ऐसे में माहौल भाजपा के खिलाफ है। राजस्थान की अंता विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हो रहा है। आप वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उसके साथ आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम किया है, तो आप प्रदेश के महासचिव हैं, प्रदेश का स्तरीय विधानसभा चुनाव है, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अंता विधानसभा से जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें हमारे आदरणीय प्रमोद जैन भाया साहब को टिकट दिया गया है। प्रमोद जैन भाया जी इस बार बड़े संघर्ष करके थोड़े मार्जिन से पिछली बार हारे थे। अब बाई इलेक्शन में इसमें कोई दौरा नहीं, चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया साहब बहुत ही सुलझे हुए ईमानदार नेता हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। 2014 में जब हमारे सचिन पायलट साहब अध्यक्ष बने थे, तो उनकी कार्यकारिणी में प्रमोद जैन साहब भाया उपाध्यक्ष है और मैं महासचिव, दोनों ने हमने मिल करके कोटा बूंदी में इंचार्ज थे दोनों। तो वहाँ उनका काम करने की शैली थी, उनके साथ मुझे काम करने का मिला। वो बड़े भाई की तरह इज्जत करते थे और मुझे छोटा भाई की तरह मानते थे, इसलिए वो बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। थोड़े मार्जिन से आ रहे हैं, आपकी बात कोई दौरा नहीं। सभी कार्यकर्ताओं में वहाँ जोश है, कांग्रेस के प्रति समर्पित है। और जो बीजेपी का जो कार्यकाल जो अभी चल रहा है 2 साल का, इसमें पूरी तरह परेशान होगी जो राजस्थान की जनता, तो बीजेपी को उखाड़ने का मन पूरी तरह मन चुका है। तो वहाँ से बहुत अच्छे वोटों से। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर।
हमले में युवक की मौत के विरोध में दिया धरना और हुआ हंगामा। सिर तन से जुदा के नारे लगाकर बक्तल की चौकी क्षेत्र में मर्डर के हैं आरोप। वहीं अस्पताल पहुंचे हिंदुवादी नेता एवं आईजी ने भी लिया जायजा। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक की ली जान। चौपान की थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। नाले में कन्या भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। डीएनए सैंपल लेने के साथ ही गोलाकाबाज पुलिस ने शुरू की जांच। और सरिस्का का नाम भ्रतरी अभ्यारण्य रखने की मांग पर किया पैदल कूच। वहीं खुशहालगढ़ में हुई सभा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।